फ्रेंड्स, टॉप 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में आज हम लोग सेकंड पार्ट को करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जजेज इन इंडिया रिटायर एट द एज ऑफ। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष और हाई कोर्ट के जस्टिस की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? 62 ईयर्स। याद रखिएगा, यह सेम सवाल 8 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। डैश एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। यह किसके बारे में कहा गया है? तो यह योजना आयोग के बारे में कहा गया है। योजना आयोग, जिसे प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं, योजना आयोग, इसका गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। अब योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का इसका फुल फॉर्म है। यह थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो योजना आयोग के बारे में कहा गया है कि यह एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? योजना आयोग पहले पूछा जाता था एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में कौन जाना जाता है? तो यह है योजना आयोग। यह सवाल 8 बार रिपीट किया जा चुका है। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर मेंशन अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और इसे अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन और इसे अपराध घोषित किया गया है आर्टिकल 17 में। यह सवाल 8 बार रिपीट किया जा चुका है। आप किसी भी तरह के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम examiners_1 पर विजिट कर सकते हैं। अगला सवाल, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया एंड फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड इन। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? तो यह 1951 में हुआ था, 1951 में। यह भी सवाल 8 बार रिपीट हो चुका है। विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द 2 वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन द प्रीएम्बल। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ, काफ़ी चर्चित था 1976 में, जिसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ठीक है, यह भी सवाल 8 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड पार्ट 9 पंचायती राज सिस्टम टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में भाग 9 पंचायती राज प्रणाली किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो पंचायती राज प्रणाली को भाग 9 और 73वें संविधान संशोधन 1993 को जोड़ा गया। इससे क्या हुआ? तो इससे पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री एंड इज मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम।
किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है और इसे एक निश्चित समयावधि में मापा जाता है। यह अमूमन एक वर्ष में मापा जाता है, एक वर्ष में, और इसे जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी यानी जीडीपी वह मूल्य है जो किसी देश में एक निश्चित समय यानी एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मूल्य है, उत्पादन मूल्य है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस, बायोगैस या नेचुरल गैस इज। गोबर गैस, बायोगैस और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक है मीथेन यानी CH4। CH4 इसका मुख्य घटक है। यह ज्वलनशील गैस है। मीथेन एक ज्वलनशील गैस है और यह ऊर्जा उत्पादन में उपयोग होती है। व्हाट आर द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन्स? अम्ल वर्षा के लिए कौन सा घटक जिम्मेवार है? तो अम्ल वर्षा जिसे एसिड रेन कहते हैं, एसिड रेन, एसिड रेन, इसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ठीक है, के कारण होती है। यह गैस जो है वातावरण में जलवाष्प के साथ मिल जाती है और H2SO4 प्लस HNO3 बनाती है, जो वर्षा को अम्लीय बना देता है, वर्षा को अम्लीय बना देता है। तो याद रखिएगा SO2 प्लस NO2 एसिड रेन के लिए प्रमुख घटक हैं। द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं, NaHCO3, बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए होता है? केक बनाने में, ब्रेड बनाने में और औषधि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एंटासिड वगैरह औषधि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल, इन ह्यूमंस each cell normally contains, in humans each cell normally contains डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में सामान्यतः कितने जोड़े गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो यह कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोजोम्स, जिनमें 22 जोड़ों को ऑटोसोम कहा जाता है। 22 जोड़े को ऑटोसोम्स कहा जाता है और एक जोड़ा जो होता है +1 उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स, सेक्स क्रोमोजोम्स। कुल मिलाकर 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 23। द सुसाइडल बैग्स, डाइजेस्टिव बैग और एटम बम ऑफ द सेल आर। कोशिका के आत्मघाती थैले या पाचक थैले या एटम बम कहलाता है, यानी कोशिका का आत्मघाती थैला यह लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि आवश्यकता पड़ने पर पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है, पूरी कोशिका ही नष्ट कर देती है।
इसलिए इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। डैश इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। पौधों में जल परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो एक बात याद रखिएगा, पौधों में जल परिवहन के लिए जाइलम और खनिज लवण परिवहन के लिए फ्लोएम जिम्मेदार है। खनिज लवण, मिनरल्स इत्यादि के लिए फ्लोएम जिम्मेदार है। जाइलम और फ्लोएम दोनों महत्वपूर्ण हैं, इसको याद रखिएगा। सुब्रतो कप, सीजर कप, रोबर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी आर एसोसिएटेड विथ विच गेम्स या स्पोर्ट्स। सभी कप जो इम्पोर्टेंट है, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबको एक जगह कर दिया है। इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यह सभी फुटबॉल से संबंधित कप हैं। सुब्रतो कप जो है, सुब्रतो कप यह स्कूल स्तर पर प्रसिद्ध है, स्कूल स्तर पर प्रसिद्ध है। और डूरंड कप सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। रंगास्वामी कप, बेलिंगटन कप, सुल्तान ऑफ जोहार कप, हिम गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी एंड आगा खा कप आर एसोसिएटेड विथ। तो यह सभी हॉकी की प्रतियोगिताएं हैं, नोट कर लीजिएगा। यह भी बाइटन कप भारत की सबसे पुरानी, बाइटन या बीटन कप यह सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता है, सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता है। ठीक है, अगला सवाल। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट है द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनघनत्व सर्वाधिक है? तो राज्यों में सबसे ज़्यादा बिहार का जनघनत्व 1102 है। ठीक है, यह भारत का सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाया जाए तो सबसे ज़्यादा दिल्ली का है। दिल्ली का जनघनत्व लगभग 11,052 है, हालांकि यह बढ़ गया लेकिन 11,000 से अधिक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश या कुल राज्यों में भी सबसे ज़्यादा दिल्ली का ही है। द चाइनीज ट्रेवलर हुएनसांग हेल्ड एज द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग। चीनी यात्री हुएनसांग, जिन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, इसने भारत की यात्रा किस राजा के शासनकाल में की थी? काफ़ी चर्चित रहा है हुएनसांग। 630 ईस्वी के आसपास इसने भारत की यात्रा की थी और इसने हर्षवर्धन के राज्य में भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट। हु डिफीटेड होम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसे पराजित किया गया था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी को पराजित किया। ठीक है, यह सवाल 7 बार पूछा गया है। क्या हुआ? गोरी पराजित हुआ तराइन के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट है हु डिफीटेड होम इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। अच्छा, द्वितीय युद्ध से भी पूछा था, इसमें उल्टा हुआ। मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और इसी के समय भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर खान डिफीटेड एट चौसा 1539 एंड कन्नौज मई 17 1540 फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। शेर खान ने चौसा 1539 और कन्नौज 1540 में डैश को हराया और उसे ईरान भागने के लिए मजबूर किया। यह किसके लिए है? तो यह हुमायूं के लिए है। हुमायूं को पराजित किया था शेर खान यानी शेर शाह ने, और
उसने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया और हुमायूं को ईरान भागना पड़ा? यह सवाल 7 बार रिपीट किया गया है। द गोल गुंबद गुंबज डैश इज़ द म्यूजियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुंबज काफ़ी चर्चित रहा है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, यह कहाँ है? तो यह बीजापुर कर्नाटक में है। बीजापुर कर्नाटक में है। आदिल शाही वंश के शासक आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, आदिल शाह का मकबरा है। यह गुंबद जो है विश्व की सबसे बड़ी गुंबद में से है। विश्व की सबसे बड़ी गुंबद में से है। क्लियर है? नेक्स्ट, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट ऑन डैश बिटवीन सिराजुद्दौला एंड लॉर्ड क्लाइव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्लासी का युद्ध डैश सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ा गया। कब? 23 जून 1757 को। काफ़ी फेमस युद्ध है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉर्ड क्लाइव ने नवाब, बंगाल का नवाब था कौन? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला को पराजित किया और इस युद्ध का महत्व इतना ज़्यादा था कि इसने अंग्रेज़ों को भारत पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध जरूर याद रखिएगा, इसके सारे डिटेल्स को। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1773। 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स बने। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स अपने न्यायपालिका और प्रशासनिक सुधार के लिए जाने जाते हैं। न्यायपालिका और प्रशासनिक सुधार के लिए जाने जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, द सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 में समाज में व्याप्त जाति भेद और छुआछूत को समाप्त करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, सामाजिक सुधार के साथ साथ स्त्रियों के शिक्षा पर भी इस संस्था का जोर था। स्त्री शिक्षा पर भी इसका जोर था। In August 1858, the British Parliament passed an act that set an end to the rule of the company and transferred rule into the hands of the British monarch. It was called. तो अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन का अंत कर दिया और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों सौंप दिया। इसे क्या कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति के बाद भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया। ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ही भारत का शासन सीधे, यानी ब्रिटिश सम्राट सीधे अब भारत का शासन चलाता था। और यहाँ भारत सचिव नामक एक पद का सृजन किया गया था। भारत सचिव पद का सृजन किया गया जो कि भारतीय मामलों को देखता था। क्लियर है? द लैटिट्यूड ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार किसके बीच है? तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। ठीक है, इसी वजह से भारत में जलवायु की विविधता पाई जाती है, क्योंकि यह भारत को उष्णकटिबंधीय
उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रखता है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रखता है। क्लियर है? अगला सवाल, नेम द स्टेट दैट सेपरेट इंडिया एंड इट्स नेबर श्रीलंका। उस जल डमरूमध्य का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका को अलग करता है। यह कौन है? पाक स्टेट। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह तमिलनाडु तट से श्रीलंका के बीच में है, ठीक है, जहाँ समुद्री व्यापार और नौवहन के लिए यह प्रमुख है। द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया इज। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? तो इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कहा जाता है और इसका नाम है गोदावरी नदी। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह दक्षिण भारत में गंगा की तरह बहती है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र से निकलकर आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट मशीनरी डैम नागार्जुन सागर डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। सबसे बड़ा पत्थर का बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर डैम यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच है। कहाँ? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच है, कृष्णा नदी पर, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा मसोनरी यानी ईंट चूने का बांध है। यह कृष्णा नदी पर बना है, पता ही है आपको। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर इन द ओजोन लेयर फाउंड विच एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? यह क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, ओजोन की परत पाई जाती है जिससे अल्ट्रावायलेट किरण हमारे वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, इसलिए इसे प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ अर्थ कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर को प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ अर्थ कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन। भारत शासन अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो यह साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की नींव साइमन कमीशन रिपोर्ट में रखी गई थी, ठीक है। इस अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई है, प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई और इसी के आधार पर भारतीय संविधान बनाने में मदद मिला, ठीक है। यह सवाल 7 बार रिपीट हो चुका है। तो अगर पूछा जाए भारत शासन अधिनियम की नींव कब पड़ी थी, तो साइमन कमीशन रिपोर्ट पर पड़ी थी। विच वर्ड्स वेयर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो यह 3 शब्द थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किए गए थे, जिसमें प्रस्तावना में यह तीनों शब्द जोड़े गए, ठीक है, जिससे संविधान के मूल्यों को और मजबूत किया गया, ठीक है। अगला सवाल, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स गिवन इन डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार
हमारे संविधान के पार्ट 3 में है। ठीक है, इसे लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है। लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है किसे? मौलिक अधिकार को। यह भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। A dash is a formal document to protect fundamental rights containing an order of the court to the government issued only by the High Court or the Supreme Court of India. डैश एक औपचारिक दस्तावेज है मौलिक अधिकारों की रक्षा के हेतु, जिसमें सरकार को अदालत का आदेश होता है और यह केवल उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसे कहा जाता है रिट्स। रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं। यह किसके लिए है? तो यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु है। रिट मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ रिट होते हैं। हिंदी का नाम टफ है, इसीलिए बार बार पूछा भी जाता है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। एक है हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस। दूसरा है मैंडेमस। थर्ड है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। फोर्थ है को वारंटो। और 5 है सर्टियोरेरी। यह 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। Which is also known as its first chief law officer of Government of India. भारत सरकार के प्रथम मुख्य विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल कहलाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति इसे नियुक्त करते हैं, जो कि सरकार को कानूनी सलाह देता है, जो कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष भी रखता है। ठीक है, तो इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ और इस समय पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बने थे। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की परंपरा इन्हीं से शुरू हुई थी। याद रखिएगा, सुकुमार सेन। अगला सवाल, इन इंडिया विच काइंड ऑफ इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिवेलियन? भारत में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल केवल राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है और इसका आधार क्या होता है? तो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। इसे हम लोग कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 352 के अंतर्गत इसे लगाया जाता है। इसके लगाने का बेस यही होता है, क्या है? युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? इसके लगने के बाद मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है। मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लग जाता है और केंद्र के पास असीम शक्तियां हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एन इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल कैन बी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, याद रखिएगा, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर जो आपातकाल लगता है वह आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और राज्य सरकार भंग होकर यह सीधे केंद्र के हाथों में चल जाते हैं। सीधे केंद्र राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, तो
तो यह आर्टिकल 356 के अंतर्गत है। द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोट्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है वह अर्थव्यवस्था जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, यानी निजी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मौजूद हो। इस मॉडल को मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल माना जाता है, जिसमें निजी और सरकारी दोनों उद्यमों का विकास होता है, और यह 7 बार रिपीट किया जा चुका है। विच इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द स्फीयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? तो यह संस्था है नाबार्ड। नाबार्ड जो कि कृषि और उससे संबंधित ऋण और वित्तीय सहयोग देती है। इसकी स्थापना, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। यह ग्रामीण विकास का सर्वोच्च बैंक है, ग्रामीण विकास का सर्वोच्च बैंक है। क्लियर है? नेक्स्ट है इन्फ्लेशन इज काउज्ड बाय, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति है जब बाजार में पैसे की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होती है? पैसे की मात्रा बढ़ जाती है और उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होता है। इस स्थिति में इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। इसका असर क्या होता है? इससे वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है व्हाट प्रिंसिपल या लॉ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक इन ऑटोमोबाइल, वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य कौन सा सिद्धांत या नियम समझाता है? जो आजकल के वाहन में हाइड्रोलिक ब्रेक लगाए गए हैं वह पास्कल के नियम पर आधारित है, बेस्ड ऑन पास्कल लॉ। यह हाइड्रोलिक ब्रेक कहलाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, इससे वाहन आसानी से और समान रूप से रुक जाता है, यानी इसमें ब्रेक लगाना ज़्यादा मतलब आसान होता है, गाड़ी पर नियंत्रण बना रहता है। ठीक है। नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन, सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वह क्या है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इंग्लिश में कई बार गलती हो जाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंतर्गत सूर्य के ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होता है, प्रकाश प्लस ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगला सवाल है आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ जिंक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज। लोहे का जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। लोहे में रस्टिंग या जंग से बचाने के लिए उस पर गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यह सवाल 7 बार रिपीट किया जा चुका है। अगला सवाल है द एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज सेल्स, लेड स्टोरेज सेल में पारंपरिक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? जो बैटरी है उसमें अम्ल प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बैटरी में प्रयोग किया जाता है। इसे बैटरी एसिड के नाम से भी जाना जाता है, बैटरी एसिड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मुख्य घटक कौन सा है? यानी एल्यूमिनियम बॉक्साइड का अयस्क होता है। बॉक्साइड का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है, Al2O3 2H2O। यह किसका है? बॉक्साइड का सूत्र है। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण बॉक्साइड से ही किया जाता है। अब इसका प्रयोग एल्यूमिनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है?
तो बिजली उपकरण में, बिजली उपकरण तार इत्यादि में किया जाता है, हवाई जहाज़ में किया जाता है, रसोई के बर्तन में किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। द इनर्ट गैस विच इज सब्सटीट्यूट फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज बाय डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीदिंग इज। गहरे समुद्र में गोताखोर के द्वारा श्वसन के लिए प्रयुक्त वायु में नाइट्रोजन के आधार पर कौन से निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गोताखोर अमूमन हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। यदि नाइट्रोजन गैस अधिक दबाव में ली जाए तो नाइट्रोजन नशा हो जाता है, जिसे नाइट्रोजन नार्कोसिस कहते हैं। इसलिए सबसे सुरक्षित गैस हीलियम, जो कि हवा से भी हल्की होती है और सुरक्षित होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय। ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक उष्मीकरण का कारण क्या है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल में गर्मी को रोककर या वायुमंडल की गर्मी को रोकता है, वायुमंडल के गर्मी को रोकता है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसके कारण ही ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है। द गैस इन्वॉल्व इन भोपाल इंसिडेंट वाज। भोपाल गैस त्रासदी में शामिल गैस कौन सी थी? कई बार पूछा गया है। मिथाइल आइसोसाइनेट। 1984 में यह घटना हुई थी, 1984 में। तो इसमें क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, शॉर्ट में MIC कहा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लाखों लोग मारे गए थे। विच विटामिन इज पॉपुलरली नोन एज द सनशाइन विटामिन एज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनरेज। कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन कहलाता है? क्योंकि यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। तो सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन है विटामिन डी। यह हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है। हड्डी और दांत को मजबूत बनाता है। विटामिन डी की कमी से, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। इसका ध्यान रखिए। रिकेट्स या इसे सूखा रोग भी कहते हैं, सूखा रोग भी कहा जाता है। ठीक है।